वेलकम ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के खनिज के बारे में। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक लेंदी टॉपिक है, तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। राजस्थान के खनिज। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इनमें से 57 खनिजों का दोहन होता है। खनिज भंडारों की दृष्टि से, भंडार की अगर हम बात करते हैं तो खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान होता है। और अगर हम खनन क्षेत्र की बात करते हैं, खनन क्षेत्र आप समझ ही रहे हैं, माइनिंग एरिया है ना, खान और खनन क्षेत्र, खानों की संख्या और खनन क्षेत्र की दृष्टि से हमारा राजस्थान पहला स्थान रखता है। इसके अलावा खनिजों से होने वाली आय की बात करें तो अपतटीय क्षेत्रों के पश्चात राजस्थान का दूसरा स्थान है खनिजों से होने वाली आय में। अपतटीय क्षेत्र क्या होते हैं मैं बता देता हूं। ये हमारा भारत है मान लीजिए, और ये जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, है ना, ये तट के नज़दीक जो क्षेत्र हैं इन्हीं को हम अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। तो अपतटीय क्षेत्रों में कई राज्य हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, ये जितने भी 9 तटवर्ती राज्य हैं, इनके समीप जो खनन क्षेत्र होता है उसको हम अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान अपतटीय क्षेत्रों के पश्चात खनिजों से होने वाली आय में दूसरा स्थान रखता है। ओके, अब हम बात करते हैं राजस्थान के जो प्रधान खनिज हैं उनके बारे में। तो हम खनिजों को सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, बेहतर रहेगा। एक हम बात करेंगे राजस्थान के धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज और एक ऊर्जा खनिज। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के धात्विक खनिज के बारे में। राजस्थान के धात्विक खनिजों के बारे में हम बात करते हैं। धात्विक खनिज आप जानते ही हैं क्या होते हैं। धात्विक खनिज होता है ऐसा पदार्थ या ऐसा खनिज जिसका एक पृष्ठ चमकदार होता है, वो विद्युत के सुचालक होते हैं, पीटने पर फैल जाते हैं, ठीक है, उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी बैंड होंगे, बैंड हो जाएंगे, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो इन सबको हम धात्विक खनिज कहते हैं। हम लेते हैं हमारे राजस्थान का पहला धात्विक खनिज, और ये है लौह धात्विक खनिज। लोहा की हम बात कर रहे हैं, लोहा। ठीक है, लोहा अगर हम बात करें तो हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान के कुछ विशेष क्षेत्र हैं जो लोहा उत्पादन के लिए प्रधान रूप से जाने जाते हैं। इनमें विशेषकर जिला आ जाता है जयपुर। जयपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जयपुर में विशेषकर एक स्थान है मोरीजा बानेला। मोरीजा बानेला, मोरीजा बानेला ये स्थान है जयपुर में, चोमू के पास, और यहाँ से हमें लोह की प्राप्ति होती है, लोह अयस्क की प्राप्ति होती है। जयपुर के साथ यहाँ पे एक और जिला है जहाँ से लोहा प्राप्त होता है, दौसा। दौसा में हमें प्राप्त होता है नीमला रायसेला। नीमला रायसेला क्षेत्र से हमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू वाली जो बेल्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, सीकर और झुंझुनू वाली बेल्ट। अब कौन सी सीकर और झुंझुनू में, तो सीकर में डाबला से लेकर झुंझुनू के सिंघाना तक, डाबला से लेकर झुंझुनू के सिंघाना तक लोह बेल्ट है। और आपको पता ही है झुंझुनू में सुनारी एक स्थान है, सुनारी, झुंझुनू में सुनारी एक स्थान है। यहाँ पे सुनारी सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसमें लोहा गलाने वाली भट्टी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, जयपुर के अलावा फिर यहाँ पे भीलवाड़ा क्षेत्र है। भीलवाड़ा में प्रसिद्ध स्थान है तिरंगा। तिरंगा क्षेत्र जो है, यहाँ से हमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा फिर उदयपुर एक प्रमुख स्थान है, जिला है, और उदयपुर में हमें कुछ स्थान है जहाँ से लोहा अयस्क प्राप्त होता है। इनमें है नाथरा की पाल एवं थूर हुंडेर। नाथरा की पाल एवं थूर हुंडेर, बस ये हमारे राजस्थान में लौह प्राप्ति के प्रमुख स्थान हैं। अब इनमें एक खास बात मैं आपको बताऊं
कि नाथरा की पाल और थूर हुंडेर ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान है, नाथरा की पाल एक ऐसा स्थान है जहाँ से मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार प्राप्त होते हैं। मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडारों की प्राप्ति होती है। वैसे पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क निकलता है वो हेमेटाइट निकलता है, लेकिन नाथरा की पाल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हेमेटाइट के अतिरिक्त मैग्नेटाइट जो कि सर्वोत्तम लोहा अयस्क होता है, मैग्नेटाइट के भंडार भी प्राप्त होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके अलावा लौह अयस्क के साथ ही हम बात करते हैं तांबा के बारे में। तांबा, ये याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट निकलता है, मैग्नेटाइट एक ही जगह से निकलता है, नाथरा की पाल, और मैग्नेटाइट सर्वोत्तम लोहा होता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं तांबा। तांबा उत्पादन में हमारा राजस्थान दूसरा स्थान रखता है। सेकंड स्थान है तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात, लेकिन तांबा के भंडारों में हमारा राजस्थान पहला स्थान रखता है। और झुंझुनू को हम राजस्थान का तांबा जिला कहते हैं। झुंझुनू राजस्थान का तांबा जिला कहलाता है और नागौर को हम कहते हैं राजस्थान का धातु नगर। तो हम शुरुआत करते हैं तांबा की झुंझुनू से ही। झुंझुनू में खेतड़ी नगर जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध खाने हैं तांबा उत्पादन की, जैसे चांदमारी, बनवास, कोलीहान ये प्रसिद्ध खाने हैं तांबा उत्पादन की। चांदमारी, बनवास और कोलीहान ये झुंझुनू में है, खेतड़ी नगर क्षेत्र में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर झुंझुनू के साथ जो बेल्ट है आगे अलवर तक चली जाती है। अलवर में काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है तांबा उत्पादन के, खो दरीबा काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा थानागाजी क्षेत्र पड़ता है अलवर का ही, थानागाजी क्षेत्र में एक स्थान जहां नवीन भंडारों का पता लगा है, स्थान का नाम है मुंडियावास। ठीक है, ये ध्यान रखना, मुंडियावास। तो मुंडियावास काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है अलवर के थानागाजी क्षेत्र में, जहां तांबे के नवीन भंडारों का पता चला है। इसके अलावा इसी बेल्ट को कवर कर लेते हैं हम पहले। तो झुंझुनू के साथ में एक जिला है सीकर। तो सीकर में नीमका थाना क्षेत्र में कुछ स्थान हैं जहाँ पे मीणा का नांगल और बनने वालों की ढाणी। ठीक है, मीणा का नांगल और बनने वालों की ढाणी यहाँ सीकर में नीमका थाना क्षेत्र में हमें तांबा के भंडार प्राप्त होते हैं। तो ये उत्तर पूर्वी बेल्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ एक स्थान और है चूरू। अच्छा, सीकर नीचे होगा, कोई नहीं, आप ध्यान रखना, झुंझुनू ऊपर है, सीकर इसके नीचे होता है। तो मैंने झुंझुनू को ऊपर लिख देता हूँ, आप समझ गए होंगे। वैसे सीकर को SKR भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक स्थान है चूरू। ठीक है, चूरू में काफ़ी प्रसिद्ध केंद्र है बिदासर। ठीक है, यहाँ से हमें तांबे के भंडार प्राप्त होते हैं। तो उत्तर पूर्वी बेल्ट हमने कवर कर ली। अब थोड़ा दक्षिण में आते हैं। तो दक्षिण में हमें भीलवाड़ा में काफ़ी प्रसिद्ध स्थान मिलता है देवतलाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर उदयपुर है। उदयपुर में भी बड़ी मात्रा में तांबे की प्राप्ति होती है। उदयपुर में देबारी, अंजनी और सलुम्बर। देबारी, अंजनी और सलुम्बर। उदयपुर में देबारी, अंजनी और सलुम्बर से हमें तांबे की प्राप्ति होती है। अब अन्य स्थान की अगर हम बात करें तो अन्य स्थानों में डूंगरपुर में घुंघराव एक स्थान है। घुंघराव क्षेत्र से तांबे की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सिरोही क्षेत्र में है जोपार और तुर्गी। सिरोही में जोपार और तुर्गी जो क्षेत्र है
यहाँ पे भी हमें तांबा प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। तो ये प्रमुख स्थान है हमारे राजस्थान में तांबा के संदर्भ में। ओके, ये याद रखिए। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि तांबा उत्पादन में हमारा जो राजस्थान है वो सेकंड स्थान रखता है, पहला स्थान मध्य प्रदेश रखता है, लेकिन तांबा भंडारों की दृष्टि से हमारा राजस्थान पहला स्थान रखता है। झुंझुनू को हम तांबा जिला कहते हैं, नागौर को हम धातु नगर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है हमारे राजस्थान के संदर्भ में, एक तो तांबा और एक लोहा। अब हम पढ़ते हैं उस खनिज के बारे में जो, या यूँ कहें जिसके उत्पादन में हमारा राजस्थान एकाधिकार रखता है। ठीक है, राजस्थान एकाधिकार रखता है, और एकाधिकार जिस खनिज में है, हम बात कर रहे हैं धात्विक खनिजों में, तो वो खनिज है हमारा सीसा, जस्ता। सीसा, जस्ता। एक बात याद रखिए, सीसा और जस्ता के न केवल भंडारों में बल्कि उत्पादन में भी राजस्थान एकाधिकार रखता है। ठीक है, अब सीसा और जस्ता का अयस्क याद रखना। सीसा और जस्ता गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त होते हैं। गैलेना अयस्क से प्राप्त होते हैं। सीसा और जस्ता गैलेना अयस्क से प्राप्त होते हैं। अब गैलेना एक ही अयस्क से दोनों प्राप्त होते हैं, इस वजह से इस गैलेना अयस्क सीसा और जस्ता को जुड़वां खनिज की संज्ञा दी जाती है। जुड़वां खनिज, सीसा और जस्ता क्या कहलाते हैं? जुड़वां खनिज कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सीसा और जस्ता, अगर सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता की हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान का ही नहीं, एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता निकलता है हमारे रामपुरा आगुचा क्षेत्र से। रामपुरा आगुचा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। रामपुरा आगुचा क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता की प्राप्ति होती है। ओके, अब हम बात करते हैं इस हमारे राजस्थान में जहाँ बड़ी मात्रा में सीसा और जस्ता निकलता है उन स्थानों में। तो आ जाते हैं, देखो हम राजस्थान का मैप बनाते हैं और उसमें हम देख लेते हैं कि सीसा और जस्ता के संदर्भ में हमारा राजस्थान कहाँ है। ओके, तो सीसा और जस्ता का जो सबसे बड़ा केंद्र है हुआ करता था, या यूँ कहें कि सीसा और जस्ता उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था पहले कभी उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। अब उदयपुर में कुछ स्थान हैं, जिनमें है देबारी, मोचिया, मगरा, जावर। देबारी, मोचिया, मगरा, जावर ये उदयपुर में है। और उदयपुर में जावर जो है ये सीसा और जस्ता की देश की सबसे बड़ी खान है। जावर सीसा जस्ता की देश की सबसे बड़ी खान है। साथ ही जावर सीसा और जस्ता की के साथ साथ चांदी की भी देश की सबसे बड़ी खान है। अब एक बात बताऊं मैं आपको कि ये महाराणा लाखा के काल में मिली थी 14वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, अब महाराणा लाखा के काल में मिली और आज भी यहाँ पे खनन हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, ये खान सबसे बड़ी है लेकिन आज ये सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं करती है। ये राजस्थान में सीसा और जस्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन वर्तमान में नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि फिर कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला सीसा और जस्ता वो है वर्तमान में भीलवाड़ा क्षेत्र में रामपुरा आगुचा, ये गुलाबपुरा क्षेत्र में है। रामपुरा आगुचा, गुलाबपुरा, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीसा और जस्ता का उत्पादन करता है, ये ध्यान रखना। तो वर्तमान में सीसा और जस्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ये रामपुरा आगुचा। ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा और जस्ता उत्पादन भी करता है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा, ये भी एग्जाम में आता है। ओके, इसके अलावा फिर कुछ अन्य स्थान हैं जिनमें है राजसमंद में फिर हैं, जैसे राजसमंद में हमें मिल जाते हैं मुख्य स्थानों में राजपुरा, दरीबा, बामनिया कला,
बामनिया, बामनिया कला या कला, राजपुरा, दरीबा, बामनिया कला, सिंडेसर खुर्द, सिंडेसर खुर्द, सिंडेसर खुर्द और बेघूमी, बेघूमी। ठीक है, दोबारा से सुनिए, राजसमंद में बेघूमी, राजपुरा, दरीबा, बामनिया कला, सिंडेसर खुर्द। यहाँ से राजसमंद क्षेत्र से हमें सीसा और जस्ता की प्राप्ति होती है। राजसमंद के बाद हम अजमेर चलते हैं, तो अजमेर में स्थान है कायड़, कायड़। इस कायड़ क्षेत्र से हमें सीसा और जस्ता प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ आ जाते हैं सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में हमें एक स्थान मिलता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। इस चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है सीसा और जस्ता। इसके बाद फिर अलवर भी प्रसिद्ध है, अलवर में भी एग्जाम में पूछा हुआ है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में। तो अलवर में है राजगढ़, पुरवा, पुरवा, गुढ़ा, किशोरी दास, गुढ़ा, किशोरी दास, ये ध्यान रखना। तो राजगढ़, पुरवा, गुढ़ा, किशोरी दास ये अलवर में है और ये सीसा और जस्ता उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। तो चलो, ये विशेष है हमारे राजस्थान में सीसा और जस्ता उत्पादन के संदर्भ में। अब दो ऐसे संस्थान बताता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इधर जब हम तांबा पढ़ रहे थे तो तांबा के लिए एक संस्था है, संस्था का नाम है HCL, और इधर जब हम सीसा जस्ता पढ़ रहे हैं तो इसके लिए एक संस्था है HZL। HCL है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में USA के सहयोग से हमारे राजस्थान में खेतड़ी नगर क्षेत्र में स्थापित किया गया। इस HCL के द्वारा हमारे राजस्थान में KCC स्थापित किया गया। KCC है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, KCC स्थापित किया गया। और KCC का उद्घाटन जो किया था वो 1975 में इंदिरा गांधी ने किया था। KCC आ गया और ये बड़े पैमाने पर यहाँ पे इस तांबे का खनन और खनन के साथ ही में ये यहाँ पे इस तांबे का प्रगलन भी किया करता था, तांबे का प्रगलन भी करता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब KCC जो है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो 1975 में था, ये 2008 से बंद हो गया, 2008 में बंद। घाटा था इस संस्था को, HCL को, तो घाटे के कारण ये बंद हो गया। इसके बाद आ जाते हैं HZL, ये 1966 में स्थापित हुआ था, 1966 में। और HZL ये भी सार्वजनिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र में था और HCL भी सार्वजनिक क्षेत्र में था। ठीक है, वो बंद है और इसका निजीकरण कर दिया गया है। ठीक है, निजीकरण अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका क्या निजीकरण कर दिया। ये निजीकरण का खेल चल रहा है, आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे हैं। तो निजीकरण कर दिया गया था, इसके करीब 64% जो शेयर थे वो बेच दिए गए थे नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। अब HZL 1966 की अगर हम बात करते हैं तो ये 2014-15 के काल में इसका निजीकरण कर दिया गया था, इसके शेयर बेच दिए गए थे। अब HZL लेकिन अभी जीवित है और किसको बेचा गया है, तो ये वेदांत रिसोर्सेज, वेदांत रिसोर्सेज, वेदांत रिसोर्सेज को इसको बेच दिया गया। ठीक है ना, वेदांत रिसोर्सेज को यह बेच दिया गया था। और HZL की खास बात यह है कि ये आज भी हमारे राजस्थान में ही नहीं, सीसा जस्ता और चांदी उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी इकाई है। अब HZL जो संस्था है, इस संस्था के द्वारा 3 जस्ता संद्रावक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जस्ता संद्रावक संयंत्र, जस्ता संद्रावक संयंत्र का मतलब है कि जिंक स्मेल्टिंग प्लांट, मतलब जिंक को प्रगलन करने का प्लांट है। और इसने पहला जो स्थापित किया 1968 में स्थापित किया था, देबारी नामक स्थान पे, देबारी उदयपुर में है। इसके अलावा फिर 1991 में स्थापित किया चंदेरिया नामक स्थान पर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा फिर उसने 2010 में एक्टिव हुआ था एक कारखाना दरीबा क्षेत्र में, दरीबा
दरीबा क्षेत्र में एक प्लांट स्थापित किया था। दरीबा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो 1968, 1991 और 2010 में एक्टिव हुआ। तो देबारी उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़ में और दरीबा राजसमंद में। अब चंदेरिया जो क्षेत्र है ये चित्तौड़गढ़ में है। ये हमारे HZL का वह प्लांट है जो सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है। एक्चुअल में एक बात बताता हूँ आपको कि सीसा और जस्ता का जब सांद्रण करते हैं तो चांदी पृथक होती है। सीसा और जस्ता के सांद्रण से कौन पृथक होता है? चांदी पृथक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चंदेरिया चित्तौड़ में ये सीसा जस्ता का प्लांट लगाया गया था और ये प्लांट अब चांदी का उत्पादन भी करता है। तो ये प्लांट सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्लांट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्लांट है। ओके, ये बात हो जाती है सीसा और जस्ता की। अब चांदी पर आ जाता है। देखो, चांदी की एक बात बताता हूं आपको। चांदी क्या है? सीसा और जस्ता का जब हम सांद्रण करते हैं, सीसा और जस्ता का जब हम सांद्रण करते हैं तो पृथक होती है चांदी। ये बात याद रखना है। ओके, तो वास्तव में जो खान सीसा जस्ता की होती हैं वे खान चांदी की भी होती हैं। ओके, अब इनमें जैसे हम पढ़ते हैं कि जावर राजस्थान की ही नहीं भारत की सबसे बड़ी चांदी की खान है ना, चांदी का। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन चंदेरिया वाले प्लांट पर होता है। चंदेरिया में चांदी की खान नहीं है बट प्लांट है। यहाँ पे सीसा जस्ता तो होता है। ओके, अब चांदी उत्पादन इन सभी स्थानों पर होता है जब भी आप सीसा और जस्ते का सांद्रण करते हैं। बट एक बात याद रखिए आप, तो चांदी पे सिंगल क्वेश्चन है कि चांदी के उत्पादन में हमारे राजस्थान का एकाधिकार है और चांदी उत्पादन HZL के द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। चांदी पर और कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर खान आती हैं तो यही चांदी की खानें हैं, यानी जो खानें वास्तव में आपको सीसा जस्ता की दिखती हैं वही खान किसकी भी हैं? चांदी की भी हैं। ओके ना, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हमारे कुछ धात्विक खनिज और भी हैं। उन धात्विक खनिजों की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ अब लघु धात्विक खनिज हैं, उन लघु धात्विक खनिजों में हम टंगस्टन पढ़ेंगे, मैंगनीज पढ़ेंगे, बेरिलियम पढ़ेंगे और इसके अलावा फिर एक कीमती धात्विक खनिज है जिसको हम सोना कहते हैं। सोना हम पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इस बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ, हम फिर पढ़ते हैं। हाँ जी, हम देखो पढ़ते हैं। अभी हमारे राजस्थान में एक अन्य खनिज है जिसकी हम बात करते हैं, टंगस्टन। और टंगस्टन के उत्पादन में हम पहला स्थान रखते हैं। टंगस्टन वास्तव में हमारे यहाँ जिस अयस्क से प्राप्त होता है वो है वुल्फ्रेमाइट। ये इसका अयस्क है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि राजस्थान में वुल्फ्रेमाइट प्राप्त होता है। तो अब जो टंगस्टन याद करते हैं वो टंगस्टन उनको याद रह जाता है, लेकिन वुल्फ्रेमाइट अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम में आता है कि राजस्थान में वुल्फ्रेमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है। हम सोचते रह जाते हैं कि यार ये वुल्फ्रेमाइट कौन है, तो आप याद रखना वुल्फ्रेमाइट कौन है? टंगस्टन ही है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं टंगस्टन के लिए। तो टंगस्टन विशेषकर अगर कहीं से प्राप्त होता है तो टंगस्टन आप जानते ही हैं नागौर क्षेत्र से प्राप्त होता है प्रधान रूप से। नागौर में हमें प्राप्त होता है डेगाना भाकरी रेवत, खेत मत समझ लेना, रेवत है ये, डेगाना भाकरी रेवत। और इसके अलावा एक अन्य प्रमुख स्थान है सिरोही में आबू वालदा रेवदर कुछ पाली से भी प्राप्त होता है। पाली में जैसे एक स्थान है नाना कराब, ठीक है, यहाँ से भी हमें कुछ टंगस्टन की प्राप्ति होती है। तो सिरोही में आबू वालदा रेवदर, नागौर में डेगाना भाकरी रेवत। ये रेवत है, अक्षर बड़े बड़े लिख देता हूँ, रेवत है ना, ये ध्यान रखना।
तो रेवत डेगाना भाकरी या रेवत भाकरी इसे कहते हैं। टंगस्टन क्या क्या उपयोग है? टंगस्टन काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज है, इसे सामरिक महत्व का भी माना जाता है। सामरिक समझते हैं ना, सामरिक यानी युद्ध, तो ये युद्ध महत्व का खनिज भी माना जाता है, इससे हथियार बनते हैं। इसके अलावा टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, तो जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट है, उस फिलामेंट का निर्माण भी टंगस्टन के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास है जैसे कि एक खनिज है मैंगनीज। मैंगनीज मैंगनीज एक ऐसा खनिज है, ध्यान से सुनना, मैंगनीज एक ऐसा खनिज है जो मोस्टली सभी उद्योगों में उपयोगी है ना, मोस्टली सभी उद्योगों में उपयोगी है, और इसी वजह से मैंगनीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी सभी प्रकार के व्यापार में ये जैक की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं, सभी उद्योगों में उपयोगी है, मोस्टली कच्चे माल के रूप में उपयोगी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करते हैं तो रासायनिक उद्योगों में जो सूखा सेल होता है उसमें उपयोगी है, ये उपयोगी है हमारे सिरेमिक इंडस्ट्रीज में, ये उपयोगी है जो हम लोह इस्पात बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, उसमें भी ये कच्चे माल के रूप में उपयोगी है। तो मैंगनीज काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, अब मैंगनीज जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहलाता है, याद रखना। अब मैंगनीज के लिए विशेष जो जिला है वो हमारे राजस्थान का है बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना। बांसवाड़ा में चलते हैं हम, बांसवाड़ा में विशेषकर मैंगनीज की प्राप्ति होती है। बांसवाड़ा में स्थान यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, बांसवाड़ा में है लीलवाना, तलवाड़ा, लीलवाना, तलवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा इसी बांसवाड़ा में लीलवाना तलवाड़ा के अलावा मिलता है हमें तिम्मा मोरी, ध्यान से सुनना, तिम्मा मोरी, काला खूंटा, काला खूंटा, घाटिया। ठीक है, लीलवाना, तलवाड़ा, तिम्मा मोरी, काला खूंटा, घाटिया बांसवाड़ा में। इसके अलावा फिर राजसमंद एक स्थान है, राजसमंद में हमें ये प्राप्त होता है, एक स्थान है नगेडिया, नगेडिया से, नगेडिया, नगेडिया से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा फिर एक स्थान है उदयपुर, उदयपुर में हमें ये प्राप्त होता है छोटी सार, छोटी सार, बड़ी सार, छोटी सार, बड़ी सार से हमें प्राप्त होता है मैंगनीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैंगनीज के बाद बात आती है बेरिलियम। बेरिलियम, देखो नाम से ऐसा लगता है कि बेरिलियम क्या होगा, कोई आणविक खनिज होगा, है ना, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बट बेरिलियम कोई आणविक खनिज नहीं है, ये एक धात्विक खनिज है। एल्यूमिना का सिलिकेट होता है बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम क्या होता है, एल्यूमिना, एल्यूमिना का सिलिकेट होता है। ठीक है, तो ये बेरिलियम है। अब बेरिलियम भी रासायनिक उद्योगों में उपयोगी है मैंगनीज की भांति। बेरिलियम के कुछ स्थान हैं, जैसे बेरिलियम का एक स्थान है जयपुर में उत्पादन के लिए, एक है अजमेर में विशेषकर। ठीक है, जयपुर में जो मुख्य स्थान है, जयपुर में है ये गुज्जरवाड़ा, गुज्जरवाड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अजमेर में है बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी, और उदयपुर में भी एक इसका स्थान है, उदयपुर में है बड़ी शिकार बाड़ी, बड़ी शिकार बाड़ी, है ना, ये ध्यान रखना है। तो एल्यूमिना का सिलिकेट होता है, जयपुर में ये गुज्जरवाड़ा में मिलता है, अजमेर में ये बांदर सिंदरी से मिलता है, और उदयपुर में ये बड़ी शिकार बाड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इम्पोर्टेंट खनिज है हमारे राजस्थान का कीमती खनिज, और वो है सोना। सोना यानी कि गोल्ड। अब गोल्ड ऐसा है, आपको मैं बताऊं कि पिछले कुछ वर्षों से, मतलब कुछ 10 वर्षों से हमने, यानी कि भारत ने कभी भी व्यावसायिक स्तर पर सोने का उत्पादन नहीं किया है। ठीक है,
दूसरी बात, हमारे भारत में सोने की एकमात्र खान, आपने नाम सुना होगा एकमात्र खान का, वो खान है कोलार की खान। कोलार, कोलार कहाँ पड़ता है? कोलार पड़ता है कर्नाटक में। कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ये भारत की एकमात्र गोल्ड उत्पादक खान है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इस पे भी आर्थिक स्तर पर गोल्ड माइनिंग यानी कि स्वर्ण का खनन महत्व का नहीं है, तो ये खान भी लगभग बंद होने वाली है। फिर अगर भारत में स्वर्ण भंडारों की बात करते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार अगर कहीं हैं तो वो है बिहार में, लेकिन खनन नहीं होता है। दूसरे सबसे बड़े भंडार गोल्ड के अगर कहीं हैं तो वो है हमारे राजस्थान में, और राजस्थान में भी गोल्ड का खनन नहीं होता है। अब एक और खुशखबरी की बात है। खुशखबरी ये है कि राजस्थान के बांसवाड़ा से, ध्यान से सुनना, राजस्थान के बांसवाड़ा से स्वर्ण खनन की अनुमति पर्यावरण मंत्रालय ने दे दी है। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। स्वर्ण खनन की अनुमति हमें मिल गई है तो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई स्वर्ण खनन, राजस्थान से सोना निकलेगा तो राजस्थान में सोना सस्ता हो जाएगा। नहीं, सोने के भाव वगैरह ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तय होते हैं, हम तय नहीं कर सकते हैं। तो हम यही बात करते हैं कि राजस्थान में गोल्ड की प्राप्ति कहाँ से होती है। राजस्थान में गोल्ड की प्राप्ति का जो मुख्य भंडार वो बांसवाड़ा में हमें मिला था। बांसवाड़ा में मिला था राजस्थान में 2007 में, और जिस कंपनी ने खोजे थे वो थी इंडो गोल्ड ऑस्ट्रेलियन कंपनी। इंडो गोल्ड ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने 2007 में बांसवाड़ा में स्वर्ण भंडारों की खोज की थी। कुछ स्थान थे जिन पे इन्होंने खोज किया था, जिनमें थे आनंदपुरा, जगतपुरा, ठीक है, भूकिया, तिमारन माता, ये स्थान थे। आनंदपुरा, जगतपुरा, भूकिया, तिमारन माता 2007 इंडो गोल्ड ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, अब यहाँ से गोल्ड माइनिंग की परमिशन हमें मिल गई है। अब नवीनतम भंडार में बताऊं तो नवीनतम भंडार बट बांसवाड़ा में नहीं है। नवीनतम भंडार हमें उदयपुर में मिले हैं। उदयपुर में रामपुर खेड़ा तथा लाई, ये हैं दो स्थान है, रामपुर खेड़ा एवं लाई, है ना, तथा लाई, तथा कह दो एवं कह दो एक ही बात है। उदयपुर में रामपुर खेड़ा तथा लाई जो स्थान है, यहाँ से हमें गोल्ड के प्रचुर भंडारों की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा उदयपुर के अतिरिक्त और नवीनतम जो भंडार हैं उनमें अलवर है। अलवर में है स्थान खेड़ा मुंडियावास, ये दोनों ही थानागाजी क्षेत्र में पड़ते हैं। थानागाजी क्षेत्र में पड़ते हैं। यहाँ पे नवीन भंडारों का पता चला है, बट इनसे भी नवीन है उदयपुर वाले। ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्वर्ण के नवीनतम भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में स्वर्ण के नवीनतम भंडार उदयपुर के रामपुर खेड़ा तथा लाई से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर के अलावा अन्य कुछ स्थान हैं, तो जैसे सीकर में दोक्कन क्षेत्र में स्वर्ण भंडार प्राप्त हुए हैं। निकलते कहीं से भी नहीं है अभी। अजमेर में स्थान है बबीचा नामक स्थान से अजमेर में स्वर्ण के भंडार पता चले हैं। इसके अलावा हमारे दौसा क्षेत्र में भी है, दौसा क्षेत्र में है डगोचा। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अधात्विक खनिजों पर। ठीक है, अधात्विक खनिजों में सबसे पहले हम लेंगे हमारे राजस्थान के कीमती पत्थर ले लेते हैं। कीमती पत्थर
राजस्थान के कीमती पत्थर ले लेते हैं। और कीमती पत्थर राजस्थान में जो विशेषकर निकलते हैं उनमें एक होता है पन्ना, एक होता है तांबड़ा, एक है एक्वामरीन, एक है गोमेद। ठीक है। अब पन्ना की अगर हम बात करते हैं तो पन्ना ग्रीन कलर का होता है, तो इसे हरी अग्नि भी कहा जाता है, हरी अग्नि कहते हैं, पन्ना हरी अग्नि कहलाता है। साथ ही इसी पन्ना को हम ग्रीन फायर कह ही सकते हैं, क्योंकि हरी अग्नि का शाब्दिक अर्थ ग्रीन फायर होगा, तो ये ग्रीन फायर भी कहलाता है, हरी अग्नि या ग्रीन फायर। इसको मरकत भी कहते हैं, मरकत, और इसको एमराल्ड भी कहते हैं, एमराल्ड, ये एमराल्ड भी कहलाता है, एमराल्ड कहलाता है, मरकत, पन्ना, हरी अग्नि, ग्रीन फायर। ठीक है। राजस्थान का पहला स्थान होता है, तांबड़ा उत्पादन में भी पहला स्थान है राजस्थान का। अब पन्ना की अगर हम बात करते हैं तो भारत की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पन्ना मंडी जयपुर में है, आप जानते हैं इस बात को। अब हम पन्ना उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो पन्ना उत्पादक क्षेत्र उदयपुर से शुरू होता है हमारे। उदयपुर में टीखी और गोगुंदा, टीखी और गोगुंदा से ये बेल्ट शुरू होती है। उसके बाद ये राजसमंद में देवगढ़ क्षेत्र में, देवगढ़, कांकरोली और काला गुमान या काली गुमान, एक ही बात है, देवगढ़, कांकरोली, काली गुमान। इसके अलावा राजसमंद से फिर अजमेर में पहुंचते हैं, तो अजमेर में ये घूघरा घाटी जहाँ पे आरपीएससी स्थित है ना, वहाँ पे जिससे एक भी एग्जाम ढंग से नहीं करवाया जा सकता, तो वो आरपीएससी यहीं पर है। घूघरा घाटी, राजगढ़, बुबानी और गुडास। घूघरा घाटी, राजगढ़, बुबानी और गुडास अजमेर में है। राजसमंद में देवगढ़, कांकरोली, कालीगुमान, उदयपुर में टीखी और गोगुंदा। ये तो है विस्तार पन्ना का। तांबड़ा को हम गार्नेट भी कहते हैं इंग्लिश में, गार्नेट। ये रेड कलर का, ब्लड रेड होता है, इसलिए ये रक्तमणि कहलाता है, रक्तमणि भी कहते हैं। और इसे, जैसे इसको ग्रीन फायर कहते हैं, इसको इंग्लिश में रेड फ्लेम भी कहा जाता है, रेड फ्लेम, है ना, रेड फ्लेम कहते हैं, तांबड़ा कहते हैं, गार्नेट कहते हैं, या हम इसे कहते हैं रक्तमणि। ओके, चलो। अब तांबड़ा उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। तांबड़ा का जो प्रमुख क्षेत्र हमारे राजस्थान में है वो टोंक और अजमेर में है, टोंक और अजमेर में है। टोंक की अगर हम बात करते हैं तो टोंक में राजमहल, ठीक है, विशेष स्थान राजमहल है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है कुशालगढ़, गांवरी, ये कुछ स्थान हैं। अजमेर में है सरवाड़ और खरकाड़ी, ये स्थान हैं तांबड़ा उत्पादन के। तांबड़ा जिसको हम गार्नेट कहते हैं, ये भी कीमती पत्थर है। इसके अलावा फिर एक्वामरीन है। एक्वामरीन ये नीले रंग का पत्थर होता है। हमारे राजस्थान में नीलम तो नहीं है, लेकिन नीलम के स्थान पर हम एक्वामरीन यूज करते हैं। एक्वामरीन विशेषकर हमारे राजस्थान में टोंक में मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। गोमेद को उपनाम में सुलेमानी पत्थर भी कहा जाता है, सुलेमानी पत्थर। ये सुलेमानी पत्थर दुर्लभ कीमती पत्थर है और ये झालावाड़, पर्टिकुलर जगह नहीं मिलती हैं बुक्स में, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़ में देखने को मिलता है। अब कीमती पत्थर में मैं हीरा भी ऐड कर देता हूँ। अब हीरा पत्थर नहीं है, लेकिन फिर भी अब कीमती पत्थर नगीने की बात चल रही है तो हीरा ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम। तो हीरा उत्पादन होता है केसपुरा या केसरपुरा, ये है प्रतापगढ़ में,
ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे राजस्थान के कीमती पत्थर हैं। अब कीमती पत्थरों के बाद हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के जो उर्वरक खनिज हैं। उर्वरक खनिज यानी जिनसे हम क्या बना सकते हैं, उर्वरक बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। मतलब खाद तो हम देशी जो खाद होती है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन हम यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। तो हम कीमती पत्थर के बाद पढ़ते हैं राजस्थान के उर्वरक। राजस्थान के उर्वरकों में जो मुख्य उर्वरक हैं उनमें आप जानते ही हैं जिप्सम है और रॉक फॉस्फेट है। जिप्सम और रॉक फॉस्फेट आ जाते हैं मुख्य जो उर्वरक हैं हमारे राजस्थान के। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे पोटाश के भंडार मिलते हैं और अपने यहाँ पे पोटाश के साथ साथ पायराइट भी मिलता है। तो हम पढ़ लेते हैं हमारे उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज, एक बात जरूर याद रखना आप, उर्वरक खनिज में मतलब आपको ना एग्जाम में ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे, ऑप्शन देंगे और आपसे क्या पूछेंगे कि निम्नलिखित में से राजस्थान में ये कौन उर्वरक खनिज है, कौन सा उर्वरक खनिज है। इस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे, है ना। ठीक है, तो हम उर्वरक खनिजों में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जिप्सम की। जिप्सम को हम हरसोंठ भी कहते हैं। जिप्सम हरसोंठ भी कहलाता है। जिप्सम सेलेनाइट भी कहलाता है। ठीक है, जिप्सम को हम कभी कभी मीठा चूना भी कह देते हैं। मीठा चूना, मीठा चूना क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जिप्सम होता है कैल्शियम यानी चूने का सल्फेट होता है। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम का सल्फेट। जिप्सम होता है कैल्शियम का सल्फेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट होता है। अब इस वजह से, सल्फेट होने की वजह से ये टेस्ट में मीठा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको मीठा चूना कह देते हैं। अब जिप्सम हमारे राजस्थान में नागौर, बीकानेर, जैसलमेर इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा से प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले उत्पादन और भंडार के लिए देखें तो भदवासी जो क्षेत्र है नागौर का, वो वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो नागौर में कुछ स्थान हैं जहाँ से जिप्सम की प्राप्ति होती है। नागौर में जिप्सम में आप जानते हैं काफ़ी फेमस स्थान है गोठ मांगलोद, धकोरिया, मालगू, गोठ, मांगलोद, धकोरिया, मालगू और भदवासी, ये वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज़्यादा जिप्सम प्राप्त होता है। अब बीकानेर में भी काफ़ी प्रसिद्ध खान हैं जिनमें जामसर काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है, जामसर। इसके अलावा और भी हैं जैसे सियासर, सत्तासर, हरकासर, लूणकरणसर, ये मुख्य स्थान हैं हमारे राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ ज़िले हैं, उन ज़िलों में आ जाता है जैसलमेर भी है, जोधपुर में भी हमें कुछ स्थानों पर जिप्सम की प्राप्ति होती है। जिप्सम किस प्रकार की मृदा के उपचार में उपयोगी है? जिप्सम क्षारीय मृदा का उपचार करता है। क्षारीय मृदा, भाई अगर मृदा क्षारीय हो रखी है तो उस मृदा में जिप्सम मिला देते हैं, जिससे भूमि क्या हो जाती है? उपजाऊ बन जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिप्सम के बाद हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट जो है ये लवणीय मृदा के उपचार में उपयोगी होता है। लवणीय मृदा के उपचार में उपयोगी होता है। और रॉक फॉस्फेट जो है ये उदयपुर से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में हम अग्रणी राज्य हैं, तो रॉक फॉस्फेट उत्पादन के लिए हम सबसे पहले उदयपुर चलते हैं। तो उदयपुर में काफ़ी फेमस एक स्थान है झामरकोटड़ा। ये झामरकोटड़ा जो स्थान है उदयपुर में, ये मतलब देश की सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की खान है। और इस झामरकोटड़ा की खान को 1999 में भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो झामरकोटड़ा, इसके अलावा यहीं पे है डाकन कोटड़ा। ठीक है, डाकन कोटड़ा भी, ये कोटड़ा की जो पहाड़ियां हैं उनके समीप ही है। इसके अलावा है खार बारियान,
डोलकी पात, डोलकी पात और मातून, मातून, डोलकी पात और मातून, ये कुछ स्थान हैं जो कि उदयपुर में जाने जाते हैं अपने रॉक फॉस्फेट उत्पादन के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हम चलते हैं जैसलमेर में भी हमें ये रॉक फॉस्फेट की प्राप्ति होती है। जैसलमेर में विशेषकर फतेहगढ़, फतेहगढ़ और बिरमानिया, फतेहगढ़ और बिरमानिया जो क्षेत्र है लाठी सीरीज क्षेत्र में, यहाँ से हमें रॉक फॉस्फेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, फतेहगढ़ और बिरमानिया क्षेत्र से। और उदयपुर में झामर कोटड़ा, डक्कन कोटड़ा, खारबारियां, डोलकी पात और मातून, ये डक्कन कोटड़ा फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट में पूछा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब रॉक फॉस्फेट के अलावा हमारे पास पोटाश, पोटाश हमारे यहाँ से निकलता नहीं है, केवल पोटाश के संकेत ही मिलते हैं। पोटाश पर सीटेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से था कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जिसके उपभोग का 100% भारत आयात पर निर्भर करता है, यानी पोटाश हमारे भारत से भी नहीं निकलता है, हमें इसे खरीदना पड़ता है और इसके उपभोग का लगभग 100% हमें आयात करना पड़ता है। अब हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर और बीकानेर में हमें पोटाश के बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। अगर इनमें खनन संभव हुआ तो आयात में काफ़ी कमी आ जाएगी, ऐसा मानना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पोटाश अभी खनन नहीं होता है। पोटाश के बाद हमारे पास एक और उर्वरक खनिज है पायराइट। पायराइट एक ही स्थान से प्राप्त होता है और स्थान का नाम है सलेदीपुरा, और ये सलेदीपुरा पड़ता है सीकर में, और यहीं सलेदीपुरा में ही पायराइट से उर्वरक बनाने और तेजाब बनाने का संयंत्र स्थापित है। तो ये हमारे राजस्थान के प्रमुख उर्वरक खनिज हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना होगा। आप याद रखेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब उर्वरक खनिज के बाद, उर्वरक खनिज हो जाते हैं। उर्वरक खनिज के बाद हमारे राजस्थान में कुछ बड़े पैमाने पर इमारती पत्थर निकलते हैं। इन इमारती पत्थरों में 3 पत्थर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें एक है हमारा मार्बल, जिसके उत्पादन में राजस्थान एकाधिकार रखता है। देश का करीब 92% मार्बल हमारे राजस्थान में ही प्राप्त होता है। इसके अलावा फिर एक है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। और फिर एक है बालू का स्तूप, बालू का पत्थर। तो बालू का पत्थर यानी कि बलुआ पत्थर भी कहते हैं, सैंडस्टोन, इसके उत्पादन में भी राजस्थान पहला स्थान रखता है। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे इमारती पत्थरों पे। इमारती पत्थर, इमारती पत्थरों की अगर हम बात करते हैं तो इमारती पत्थरों में विशेषकर हम सबसे पहले मार्बल की बात करते हैं। मार्बल यानी कि संगमरमर, ये वास्तव में क्या होता है, एक रूपांतरित चट्टान है जो कि चूने के रूपांतरण से मिलकर बनी होती है। चूने का रूपांतरण होता है और उसके पश्चात मार्बल की रचना होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मार्बल हमारे राजस्थान में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है और राजस्थान में राजसमंद में सबसे ज़्यादा मार्बल प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मार्बल की जो देश की सबसे बड़ी मंडी है, या यूँ कहें देश का जो सबसे बड़ा मार्केट है मार्बल का, वो हमारे राजस्थान में ही है ना। मार्बल का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ, हमारे राजस्थान में। कहाँ पर? किशनगढ़ में। ठीक है, अब मार्बल के कुछ कलर हमारे यहाँ पे मिलते हैं, जैसे हमें काला मार्बल मिलता है, काला मार्बल। ये काला मार्बल हमें भैंसलाना से मिलता है, और भैंसलाना कहाँ पर है? जयपुर में है। एक स्लेटी मार्बल मिलता है, स्लेटी, और वो हमें अलवर और जयपुर से मिलता है। ठीक है, एक हमें गुलाबी मार्बल मिलता है, गुलाबी, ये बाबर माल पड़ता है उदयपुर में, तो बाबर माल उदयपुर से मिलता है। इसके अलावा हमें सतरंगी मार्बल मिलता है, सतरंगी, ये एक स्थान है पाली का, खादरा नामक स्थान पर पाली से हमें सतरंगी मार्बल की प्राप्ति होती है। एक मार्बल हमारे पास होता है नीला मार्बल, हमारे देसूरी नामक स्थान से निकलता है, और देसूरी स्थान कहाँ है? पाली में है। ठीक है, इसके अलावा हरा मार्बल, सरपेंटाइन है, वास्तव में ये सरपेंटाइन है।
ठीक है। और ये सर्पेंटाइन आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण है, चूने का जो रूपांतरण नहीं होता है, ठीक है ना। हरा जो है ये सर्पेंटाइन है, इसको हम मार्बल बोलते ही हैं। वास्तव में इस पत्थर का नाम क्या है? सर्पेंटाइन, क्योंकि मार्बल जैसा दिखता है तो इसको हम मार्बल कह देते हैं। तो हरा जो सर्पेंटाइन है वो उदयपुर से निकलता है। मार्बल तो क्या होता है? चूना जो चट्टान होता है, चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर के रूपांतरण से मार्बल बनता है, और सर्पेंटाइन आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो हरा मार्बल या जो सर्पेंटाइन है वो उदयपुर से निकलता है, ठीक है। पीला जो है, पीला वो पीथला जैसलमेर से निकलता है। पीला पीथला जैसलमेर से निकलता है। तो ये कुछ कलर के मार्बल हैं हमारे राजस्थान में। इसके अलावा मार्बल के बाद बात आती है ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जालोर से प्राप्त होता है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट का उत्पादन हम ही करते हैं, यानी राजस्थान करता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जालोर, और जालोर को हम ग्रेनाइट सिटी का दर्जा देते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जालोर को। और सबसे ज़्यादा जो ग्रेनाइट प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं वो भी कहाँ हैं? जालोर में ही स्थापित हैं। अब ग्रेनाइट जैसे जालोर से जो ग्रेनाइट मिलता है वो गुलाबी मिलता है, गुलाबी, इसको हम मरमरी भी कहते हैं, मरमरी। ऐसे ही लाखा ग्रेनाइट होता है, लाखा ग्रेनाइट बाड़मेर से प्राप्त होता है, और लाखा हमें जालोर से भी मिलता है। वैसे लाखा बाड़मेर में एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ से ये प्राप्त होता है, और ये भी कलर में कैसा होता है? गुलाबी ही होता है, गुलाबी लाखा। इसके अलावा राजस्थान ब्लैक के नाम से निकलता है, और राजस्थान ब्लैक निकलता है काला डेरा में। काला डेरा कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा फिर कुछ और ग्रेनाइट है, विशेषकर जैसे पीला ग्रेनाइट है, वो भी जैसलमेर से ही निकलता है। ओके, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रेनाइट के अलावा हमारे पास है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर इसमें कुछ कलर का है, जैसे लाल बलुआ पत्थर हमें कहाँ से मिलता है? करौली और धौलपुर से मिलता है। जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है वो इस करौली और धौलपुर के लाल बलुआ पत्थर से ही हो रहा है। तो करौली और धौलपुर से निकलता है लाल बलुआ पत्थर। पीला बलुआ पत्थर जैसलमेर से, और बादामी बलुआ पत्थर जोधपुर से निकलता है। बादामी बलुआ पत्थर जोधपुर से, और पीला कहाँ से? जैसलमेर से। जो जैसलमेर दुर्ग बना है वो इसी पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम इमारती पत्थरों में बात करें तो इमारती पत्थरों में जैसे हम और पढ़ सकते हैं सोप स्टोन, यानी घिया पत्थर। अब घिया पत्थर को हम रासायनिक खनिज में भी रखते हैं, घिया पत्थर रासायनिक खनिज में भी आता है, और अपने इस इमारती पत्थर में भी हम शामिल कर देते हैं। तो घिया पत्थर कह सकते हो, या हम इसको कह सकते हैं सोप स्टोन। ये जो घिया पत्थर होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। घिया पत्थर से मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, घिया पत्थर से खिलौने बना लेते हैं, और घिया पत्थर का पाउडर कर देते हैं ना। जब घिया पत्थर का पाउडर करके इस घिया पत्थर से ये जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, पाउडर वगैरह जिसको हम बोलते हैं, जैसे नाइसिल का पाउडर वगैरह है ना, तो ये टैल्कम पाउडर वगैरह, ये इस घिया पत्थर से निर्मित किया जाता है। अब घिया पत्थर हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा उदयपुर से प्राप्त होता है। उदयपुर में एक स्थान है ऋषभदेव से घिया पत्थर प्राप्त होता है। इसके अलावा फिर है हमारे पास भीलवाड़ा में हमें मिलता है ये घेवरिया तथा चांदपुर से ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध इमारती पत्थर हैं। कोटा स्टोन का नाम आपने सुना ही होगा, कोटा स्टोन सुना है। कोटा स्टोन कोटा में प्रमुखता और झालावाड़ में प्रमुखता मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध इमारती पत्थर हैं। इन इमारती पत्थरों के बाद हम बात करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हम रासायनिक खनिज कहते हैं। और रासायनिक खनिजों की जो श्रेणियां हैं, इन रासायनिक खनिजों में काफ़ी प्रकार के खनिज हमारे राजस्थान से प्राप्त होते हैं, ठीक है।
तो हम एक बार इनको पढ़ते हैं कि कौन कौन से रासायनिक खनिज जो कि रासायनिक उद्योगों में हमें मिलते हैं या रासायनिक उद्योगों में उपयोगी हैं, उनकी हम बात करते हैं। अब मोस्टली रासायनिक खनिज हमारे राजस्थान के पश्चिमी भागों में मिलते हैं, तो कुछ जो प्रसिद्ध रासायनिक खनिज हैं हम उनकी बात करते हैं। बेराइट्स, यहाँ से शुरू करते हैं। बेराइट्स, देखो बेराइट्स एक ऐसा खनिज है, रासायनिक खनिज है, ध्यान रखना। बेराइट्स एक ऐसा रासायनिक खनिज है जो काफ़ी उद्योगों में उपयोगी है। सुनना क्या क्या इसके उपयोग है, और इसके उपयोग पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। मान लीजिए आप एक एक्सरे रूम में हैं, है ना, किस में हैं आप, एक एक्सरे रूम में हैं, और उस एक्सरे रूम में विकिरण के प्रभाव को कम करने के लिए, या यूँ कहें एक्सरे रूम का जो प्रभाव है वो बाहर अन्य जो रूम है वहाँ तक ना जा पाए, तो एक्सरे रूम में विकिरण के प्रभाव को कम करने के लिए उस एक्सरे रूम की दीवारों पर बेराइट्स का लेप चढ़ा दिया जाता है, बेराइट्स का लेप कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेराइट्स क्या होता है कि अब छिद्रण मड के रूप में भी काम में आता है। क्या काम आता है? छिद्रण मड, छिद्रण मड के रूप में उपयोगी है। छिद्रण मड क्या होता है? जैसे मान लो कि खनिज तेल का कुआं खोदना है हमें, जमीन में यहाँ पे खनिज तेल का कुआं है, अब नीचे हम खुदाई कर रहे हैं और नीचे ना हार्ड पत्थर आ गया, रॉक्स आ गई, चट्टानें आ गई। अब ऐसा तो है नहीं पानी की तरह चलो उस बोरिंग को बंद करो और दूसरी जगह बोरिंग करना शुरू कर दो। जो खनिज तेल निकालते हैं वो भी बोरिंग के जैसे ही निकालते हैं, बोरिंग के माध्यम से ही निकालते हैं, ठीक है। उसको हम कूप की खनन कहते हैं। क्या, कौन सा खनन होगा? कूप की खनन। तो कूप की खनन ही किया जाता है। अब कूप की खनन करेंगे तो अब कूप की खनन तो चलो चल रहा है, लेकिन मान लो पत्थर आ गया तो अब उस पत्थर को काटने के लिए उस गड्ढे में, उस कूप की खनन में, उस ट्यूब वेल में क्या डाल देते हैं? बेराइट डाल देते हैं, और वो बेराइट क्या करता है? उस चट्टान को काट देता है, इसलिए इसको छिद्रण मड कहा जाता है, छिद्रण मड कहा जाता है। अब बेराइट हमारे राजस्थान में विशेषकर उदयपुर में मिलता है। उदयपुर में कुछ स्थान है, जगत, रेल पातलिया, बाबरमाल और केवड़ा। जगत, रेल पातलिया, बाबरमाल, केवड़ा, ये सभी के सभी उदयपुर में हैं, यहाँ से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा ये हमें अलवर से भी मिलता है। अलवर में राजगढ़ जो क्षेत्र है जहाँ से चूना सीसा जस्ता पड़ा था हमने, तो अलवर से भी ये निकलता है। इसके अलावा सीकर में भी, सीकर में नरोड़ा एक स्थान है, नरोड़ा और खरबीनापुर, यहाँ से हमें इस जो बेराइट्स है इसकी प्राप्ति होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके ये बेराइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेराइट्स के बाद हम बात करते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट को आप यूँ कह सकते हो कि चूना पत्थर का भाई होता है ये। डोलोमाइट भी वास्तव में चूना ही होता है, लेकिन ऐसा चूना जिसमें कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी पाया जाए। कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी अगर पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? डोलोमाइट कहलाता है। अब डोलोमाइट इमारती पत्थर तो है ही, साथ ही में लौह इस्पात उद्योगों में भी डोलोमाइट का उपयोग होता है, ठीक है, चूने के समान। ओके, तो अब कुछ स्थान हैं जैसे काफ़ी फेमस है, अजमेर में चूना पत्थर प्राप्त होता है। अजमेर में हमें प्राप्त होता है बजला, बजला, काबरा, ये समीप स्थान है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है। जयपुर में भी हमें मिलता है, ये जयपुर में हमें मिलता है रामगढ़, खोसीथल और भैंसलाना। रामगढ़, खोसीथल और भैंसलाना से हमें प्राप्त होता है। जैसलमेर से ये प्राप्त होता है, बहुत अच्छा सा नाम है। जैसलमेर में चाचा तथा ओडानिया, चाचा और ओडानिया। और जोधपुर से भी हमें मिलता है, जोधपुर में हमें मिलता है इंदों का तालाब, इंदों का तालाब एवं इंदोलाई की ढाणी, इंदोलाई की ढाणी, ठीक है।
इंदो का तालाब व इंदोलाई की ढाणी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है यहाँ से हमें? डोलोमाइट, ये ध्यान रखना है ना। और डोलोमाइट के हम उपयोग जान चुके हैं, रिपीट कर देता हूँ। अजमेर में बजला काबरा, जयपुर में रामगढ़ खोसीतल भैंसलाना, जैसलमेर में चाचा ओडानिया और जोधपुर में इंदो का तालाब और इंदोलाई की ढाणी। यहाँ से हमें प्राप्ति होती है किसकी? डोलोमाइट की। ठीक है, ये ध्यान रखना। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक खनिज, 2 रासायनिक खनिज हमने पढ़ लिए हैं, बेराइट्स पढ़ लिया है, डोलोमाइट पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं फ्लोराइट। फ्लोराइट पढ़ते हैं हम, फ्लोराइट। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रासायनिक खनिज है फ्लोराइट, और ये एलुमिना इंडस्ट्रीज में भी उपयोगी होता है फ्लोराइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एलुमिना के साथ साथ जो ये जो फेरो एलॉय इंडस्ट्री होती है ना, मतलब ऐसा समझो कि लोहा जो होता है, जैसे आपने बाइक के टायर देखे, हम उसको बोलते हैं एलॉय व्हील, है ना। तो फेरो एलॉय जो इंडस्ट्रीज है, उस फेरो एलॉय इंडस्ट्रीज में इस फ्लोराइट का उपयोग होता है कच्चे माल के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये कुछ स्थान हैं, जैसे डूंगरपुर में ये निकलता है मांडों की पाल। मांडों की पाल से कई खनिज निकलते हैं, मांडों की पाल, और एक स्थान है डूंगरपुर में ही काहिला। मांडों की पाल और काहिला से ये निकलता है। इसके अलावा जालोर से भी इसकी प्राप्ति होती है। जालोर में ये निकलता है करड़ा और भीनमाल। करड़ा और भीनमाल से हमें इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सीकर से भी ये निकलता है। सीकर में निकलता है ये छापोली जो क्षेत्र पड़ता है नीमका थाना साइड में, छापोली और चौकड़ी, ये दोनों उसी साइड में है, नीमका थाना साइड में। छापोली और चौकड़ी से हमें फ्लोराइट की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अब। ओके, तो फ्लोराइट है, फ्लोराइट फेरो एलॉय इंडस्ट्रीज और एलुमिना इंडस्ट्रीज में उपयोगी है। डूंगरपुर में मांडों की पाल और काहिला, जालोर में करड़ा और भीनमाल, और सिक्कर में छापोली और चौकड़ी से इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फ्लोराइट के अलावा हम पढ़ते हैं एक अन्य रासायनिक खनिज जिसमें आ जाता है कैल्साइट। कैल्साइट कॉस्मेटिक्स बनाने में भी उपयोगी है, और कैल्साइट का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी उपयोग में आता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी उपयोग में आता है। अब कैल्साइट विशेषकर हमें एक तो मिलता है सिक्कर से। सिक्कर में एक स्थान है मंडा और उदयपुर वाटी। सिक्कर में मंडा और उदयपुर वाटी, ये यहाँ से हमें प्राप्त होता है। और इसका पड़ोसी जो झुंझुनू है, झुंझुनू में भी एक स्थान है पायरना जो क्षेत्र है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा सिरोही जो क्षेत्र है, लास्ट सिरोही में ये राजपुरा सिरोही में भी है, राजपुरा और बलका पहाड़, बलका पहाड़, यहाँ से हमें कैल्साइट की प्राप्ति होती है। ठीक है, सीकर में मंडा उदयपुर वाटी, सीकर में मंडा और उदयपुर वाटी, झुंझुनू में पायरना और सिरोही में राजपुरा और बलका पहाड़, यहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और कैल्साइट फ्लोराइट के उत्पादन, फ्लोराइट की बात करते हैं तो फ्लोराइट के उत्पादन में हमारा राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है। कैल्साइट के लिए विशेष कोई विवरण नहीं मिलता। अब अन्य लघु रासायनिक खनिज है हमारे पास, अन्य लघु रासायनिक खनिज है। अब अन्य लघु रासायनिक खनिज में जो आ जाते हैं उनमें मैं एक साथ लिख देता हूं। पहले फेल्सपार, फ्लोरस्पार, फुलर्स अर्थ, सिलीसियस अर्थ, क्ले। अब क्ले कई सारी हैं, बीकानेर क्ले, बाल क्ले, चाइना क्ले, बस
ये और है विषय, सभी के सभी रासायनिक खनिज हैं। अब ध्यान से सुनना, फेल्सपार जो है राजस्थान उत्पादन में पहला स्थान रखता है। पेग्मेटाइट जो चट्टानें होती हैं, पेग्मेटाइट चट्टानों से इसकी प्राप्ति होती है और ये हमें अजमेर से प्राप्त होता है। ठीक है। फ्लोरस्पार मांडों की पाल डूंगरपुर से प्राप्त होता है। फुलर्स अर्थ पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर, नागौर क्षेत्र से प्राप्त होता है। सिलीसियस अर्थ बाड़मेर से प्राप्त होती है। और जितनी भी क्ले हैं, चाहे वो बीकानेर क्ले हो, बाल क्ले हो, चाइना क्ले हो, ये सभी हमें बीकानेर और नागौर से सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध रासायनिक खनिज हैं। रासायनिक खनिज के बाद हमारे पास बच जाते हैं एक तो जिसमें हम ऊर्जा खनिज पढ़ेंगे, खनिज तेल, कोयला, गैस, और एक हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे आणविक खनिज होते हैं, क्योंकि वो भी ऊर्जा से संबंधित होते हैं, तो आणविक खनिजों को हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर हम लेते हैं उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के आणविक खनिज और हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऊर्जा खनिज। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।